तो बच्चे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आप लोग ये तो जानते हैं कि बिजनेस क्या होता है, बट आज मुझे आप लोगों को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उन ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता है जो बिजनेस को ओन करते हैं, बिजनेस को मैनेज करते हैं और बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। यानी बिजनेस चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन को ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और बिजनेस चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन से मतलब ग्रुप ऑफ पीपल से है। अब यही ग्रुप ऑफ पीपल कभी पार्टनरशिप कहलाते हैं, कभी एचयूएफ कहलाते हैं, कभी कंपनी कहलाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बिजनेस को चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। कोई बिजनेस एक सोल प्रोप्राइटरशिप चला रही है, कोई बिजनेस एक एचयूएफ चला रही है, कोई बिजनेस एक पार्टनरशिप चला रही है, कोई बिजनेस एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप चला रही है, कोई बिजनेस एक कंपनी चला रही है। तो हम यहां पर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने बेसिकली आप लोगों के सामने शुरुआत में 3 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ और पार्टनरशिप। और इन तीनों में मैंने कुछ डिफरेंसेस बनाए हैं और उन डिफरेंसेस के बेसिस पर मैं आपको इनके बारे में समझाऊंगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे, जहां पर भी मैंने ये आप देख रहे होंगे ये पर्पल से कलर का इस्तेमाल किया है, ये समझ जाइएगा कि यहां पर मैं लिमिटेशन समझा रहा हूं। और जहां भी ये मैंने ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है, आप समझ जाइएगा मैं एक मेरिट के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है ना? ये एक डीमेरिट के फॉर्म में होगा, ये एक मेरिट के फॉर्म में होगा। ठीक है ना बेटा? चलिए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं ओनर के बेसिस पर। अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ये वर्ड है ना बेटा सोल, इस सोल का मतलब होता है सिंगल और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। यानी एक सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है और वो सिंगल ओनर कहलाता है सोल प्रोप्राइटर। सिंगल ओनर क्या कहलाता है? सोल प्रोप्राइटर। अगर बात एचयूएफ की करें तो देखो बेटा, एचयूएफ ना एक फैमिली बिजनेस है जिसको एक हिंदू फैमिली के मेंबर्स चलाते हैं और उन सभी को कहा जाता है को पार्टनर्स। क्या कहा जाता है? को पार्टनर्स। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर भी 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं और उन सबको कहा जाता है पार्टनर्स। तो सोल प्रोप्राइटरशिप को चलाने वाला एक सिंगल ओनर होता है जिसको आप सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। एचयूएफ एक हिंदू फैमिली, एक फैमिली बिजनेस चला रही है जिसमें उसके ओनर्स उसके मेंबर्स होते हैं और सभी मेंबर्स को क्या कहा जाता है? को पार्टनर्स कहा जाता है। पार्टनरशिप को 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स मिलकर चलाते हैं और जिनको इंडिविजुअली पार्टनर्स कहा जाता है। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट के लेके कि अगर किसी बिजनेस को एक सोल प्रोप्राइटरशिप की ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप चलाएंगे तो एक अकेला बंदा ही बिजनेस का ओनर है, तो वो अकेला बंदा ही बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला होगा। तो ये एक तरीके की लिमिटेशन बन जाती है ना? और लिमिटेशन को मैंने इस कलर से लिखा है। तो ये लिमिटेशन बन जाती है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। एक अकेला ही बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो बताइए बिजनेस में बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं हो पाएगी। अब एचयूएफ के केस में क्या होता है? देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ना जो एंसेस्टर्स हैं, यानी जो पूर्वज हैं हमारे, उनकी प्रॉपर्टी को ही इस्तेमाल करके हम बिजनेस कर रहे हैं और उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टनरशिप के केस में अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप में कैपिटल इंट्रोड्यूस करने वाले वही 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं जिनकी बात हमने ऊपर करी है। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में इन्वेस्टमेंट एक ही बंदा कर रहा है और पार्टनरशिप के केस में इन्वेस्टमेंट एक या 2 या 2 से ज्यादा लोग कर रहे हैं।
अब देखा जाए तो ये बात को आप एक मेरिट की तरह भी ले सकते हैं और एक लिमिटेशन की तरह भी ले सकते हैं। पहले मैं एक मेरिट के फॉर्म में बताता हूँ। तो देखो बेटा, जहां अगर मैं कंपैरिजन करूं सोल प्रोप्राइटर के साथ, तो सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में यहां पर रिसोर्सेज ज्यादा आते हैं, क्योंकि ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होता है। वहां एक बंदा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहां पर एक से ज्यादा लोग कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में यहाँ रिसोर्सेज ज्यादा है। लेकिन यहीं अगर आप पार्टनरशिप को कंपनी से कंपेयर करने लग जाएंगे, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पार्टनरशिप में मैक्सिमम आपके 50 मेंबर्स हो सकते हैं, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन कंपनी की लिमिट जो है मेंबर्स की वो 200 तक भी जा सकती है और अनलिमिटेड भी जा सकती है। तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा होते हैं कंपनी के केस में। तो कंपनी के कंपैरिजन में देखा जाए तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। बहरहाल 2 पॉइंट्स को लेकर हम एक बात समझ चुके हैं। आप बस एक बार ना बेटा, आप लोगों ना इतना दिमाग पर टेंस नहीं डालेंगे। एमसीक्यू फॉर्म में आपके पास यहाँ आने वाला है, तो आप टेंस फॉर्म में नहीं डाल पढ़ेंगे इसे, है ना। अगर आपको लिखने वाली बात होती तो अलग होता। आप बताइए, ओनर का नाम लेते ही सोल प्रोप्राइटर है, तो सिंगल ओनर है, सोल प्रोप्राइटर कहलाता है। HUF है, फैमिली बिजनेस है, मेंबर जो है हिंदू फैमिली के, वही क्या नाम है इसके मेंबर होने वाले हैं, वो को पार्टनर्स कहलाते हैं। बात पार्टनरशिप की है तो 2 और मोर इंडिविजुअल्स लोग मिलकर ये पार्टनरशिप बनाते हैं, तो ये पार्टनर्स कहलाते हैं। अगर बात इन्वेस्टमेंट की करें तो भाई आप खुद सोचिए कि कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला एक ही बंदा है, तो इन्वेस्ट एक ही बंदा करेगा, तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। और HUF के केस में एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाता है। पार्टनरशिप के केस में भाई पार्टनर एक या एक से ज़्यादा हैं, तो वही लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो कंपनी के कंपैरिजन में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में रिसोर्सेज ज़्यादा है। अब बात करते हैं रिस्क बियरर की। तो देखो भाई, एक ही बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, तो यही प्रॉफिट कमाने वाला भी है और यही अकेला रिस्क शेयर करने वाला भी। सारा एक ही पर्सन के मत्थे सारा रिस्क है। देखो, ये फायदा भी देखा जा सकता है कि अकेला प्रॉफिट शेयर भी फिर इसी का होगा, किसी और का नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर बात रिस्क की हो तो सारा रिस्क अकेले का ही है। लेकिन पार्टनर्स के केस में रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सभी पार्टनर्स के बीच में, ठीक है ना। पॉइंट देखकर हमें पॉइंट याद आ जाता है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यूज में ऐसे ही होता है, आपको लिखना नहीं होता, याद करके वहाँ पर जो पॉइंट होता है उन्हीं में से एक पॉइंट हमें ढूंढना होता है। तो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर मैं बात कंट्रोल की करूँ, कंट्रोल की, तो मुझे एक बात बताओ, कंट्रोल का मतलब है कौन डिसीजन ले सकता है। तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात करेंगे, तो देखो डिसीजन मेकिंग जो पावर है ना, वो सोल प्रोप्राइटर के हाथ में है, लाइज विद द सोल प्रोप्राइटर। तो अब जब एक बंदे के हाथ में पावर होती है ना, तो जल्दी डिसीजन लिए जाते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग। ये फायदा है एक तरीके से, किसी से मशवरा नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये एक तरीके से हमारे लिए फायदे की तरह साबित होता है, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर जो है, HUF के केस में डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो किसके पास होती है? कर्ता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्ता। कर्ता कौन है सर? हेड ऑफ द फैमिली। समझ आती है बात? ये नहीं है, ये जो हेड ऑफ द फैमिली है ना, ये कर्ता कहलाता है और इसके पास होती है सारी डिसीजन मेकिंग पावर। समझ में आई बात? ये नहीं, ये बात याद रखिएगा, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोगों ने ना ये एक तो को पार्सनर वर्ड सुना होगा, है ना, एंसेस्टर की प्रॉपर्टी, ये जो करता है, ये सारी HUF के बारे में आप जितनी बातें सुन रहे हैं ना, वो आपके लिए नहीं हो सकती हैं अगर आपने 11th क्लास में ढंग से ना पढ़ा हो। बाकी सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप तो आपको बिल्कुल सिंपल सा लग रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। तो भाई देखो, यहाँ पर डिसीजंस जो है ना, यहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट से डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट से, हम सभी को पता है भाई, पार्टनर्स मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो कोई एक अकेला सबके बिहाफ पे डिसीजन नहीं ले सकता, म्यूचुअल कंसेंट से सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। अब ये चीज़ एक फ़ायदेमंद भी चीज़ है और एक नुकसान भी है। अब फ़ायदा क्या है? देखो, जब मशवरा लेकर कोई काम होता है ना, तो वहाँ पर जो डिसीजन होता है वो एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन होता है। एक आदमी का दिमाग इस्तेमाल नहीं होता, कई आदमियों का दिमाग इस्तेमाल होता है, तो एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन लिया जाता है। लेकिन एक दिक्कत ये भी है कि कभी कभी ना डिसीजन मेकिंग में डिले भी हो जाता है। कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा, किसी को मनाना पड़ रहा है, तो कभी कभी डिसीजन मेकिंग में डिले भी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात लाइबिलिटी की करते हैं। तो देखो बेटा, लाइबिलिटी हमेशा 2 तरीके से देखी जाती है, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। और आप अच्छे से जानते हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि अगर बिजनेस के सारे एसेट्स बेचकर बिजनेस की सारी लाइबिलिटीज को नहीं चुकाया गया,
यानी सारे बिजनेस के सारे एसेट्स बिक गए, फिर भी लेकिन आपने बिजनेस की लाइबिलिटीज को आप पूरी तरीके से नहीं चुका पाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब जो बिजनेस के ओनर हैं उन्हें अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ सकते हैं बिजनेस की अनपेड लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए। तो ऐसी ही सिचुएशन में इसे कहा जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यानी बिजनेस के ओनर्स बेचारे परेशान रहते हैं कि बिजनेस के सारे जो बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया था वो तो गया ही गया और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जा रही है। ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि ओनर्स की लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। समझ आई बात ये नहीं? और मैं आपको बताऊं ना, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, वहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है और जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। लेकिन एचयूएफ के केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी सिर्फ कर्ता की होती है, बाकी जो दूसरे पार्टनर मतलब जो दूसरे मेंबर्स होते हैं एचयूएफ के, उन सब की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब उनको अपने पर्सनल एसेट्स बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बट कर्ता की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहती है। ठीक है ना? चलिए, ये भी आप लोगों ने कर्ता के एचयूएफ के केस में नई चीज़ सुनी होगी। अब बात करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी की। तो पहले तो ये पॉइंट क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी कहते किसे हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि एक है बिजनेस और एक है उसका ओनर। अगर बिजनेस और ओनर को अगर हमारा कानून अलग अलग नज़रिए से देखे, यानी कानून की नज़र में अगर ओनर एक अलग पर्सन है और बिजनेस एक अलग पर्सन है, तो इसका मतलब कानून बिजनेस और ओनर को सेपरेट एंटिटी मानता है कानूनी तौर पर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन ये चीज़ तीनों ही सिचुएशन में नहीं है। ना ही सोल प्रोप्राइटर के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती, ना ही पार्टनरशिप के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती, और ना ही एचयूएफ के केस में मानी जाती। लॉ की आईज में, इन द आईज ऑफ लॉ, बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर कंसिडर्ड सेम पर्सन। यानी अगर बिजनेस में कोई भी गलती होती है तो ओनर और बिजनेस को एक पर्सन माना जाएगा, तो अगर बिजनेस से कोई गलती हुई तो वो गलती ओनर से ही हुई है, ओनर को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। समझ आई बात? ये नहीं आती? चलिए, लास्ट पॉइंट पर आते हैं हम, कंटिन्यूटी। लास्ट पॉइंट पर आते हैं हम, कंटिन्यूटी। सर, कंटिन्यूटी क्या चीज़ है? देखो, ऐसा है, कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि एक सोल प्रोप्राइटर कब खत्म हो सकती है, एक एचयूएफ कब खत्म हो सकती है, एक पार्टनरशिप कब खत्म हो सकती है। तो देखो, एक सिंपल सी बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप को चलाने वाला कौन है? सोल प्रोप्राइटर है ना। मान लो अगर उस सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, वो सोल प्रोप्राइटर इंसॉल्वेंट हो गया, यानी उसका दिवालिया निकल गया, है ना, उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटीज चुका सके। इंसेनिटी, इंसेनिटी कहते हैं इंसेन हो जाना। इंसेन, इंसेन का मतलब पागल से। अगर वो दिमाग से पैदल हो गया वो सोल प्रोप्राइटर बेचारा, तो बताइए क्या वो बिजनेस चला सकता है? नहीं, उसका बिजनेस वहीं खत्म हो जाएगा। सोल प्रोप्राइटर अगर सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहा है तो बिजनेस चलेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप मर गया, इंसॉल्वेंट, इंसेन, कुछ भी हो गया, तो बिजनेस चलाने के लिए कोई केपेबल नहीं है, तो वो बिजनेस खत्म हो जाएगा, उसकी कंटिन्यूटी वहीं खत्म हो जाती है। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में कंटिन्यूटी लैक करती है बेटा, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का वजूद सोल प्रोप्राइटर से। जिस दिन सोल प्रोप्राइटर गया उस दिन वो बिजनेस गया। अगर अब उसे कोई और टेक ओवर करता है तो वो एक नए पर्सन का बिजनेस माना जाएगा, पुराने पर्सन का नहीं। अगर हम बात करें एचयूएफ के केस में, तो बेटा आपने रिसेंट्स में ही देखा है, अंबानी का नाम सुना होगा आपने, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, पहले एक साथ मिलकर काम किया करते थे। अब ये फैमिली बिजनेस क्या हो गया, डिवाइड हो गया। बड़ा मुश्किल है यार आज के ज़माने में कि कोई भी फैमिली बिजनेस जो है वो 3 जनरेशन से आगे जा सके। आज का ज़माना तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है भाई, आजकल तो 2nd जनरेशन पर ही मामले स्प्लिट हो जाते हैं। समझ आई बात? ये नहीं, यही मैंने यहाँ बात लिखी हुई है, तो यहाँ पर भी कंटिन्यूटी लैक करती है। अब रही बात पार्टनरशिप की, तो देखो यार, अगर किसी ने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा है, पार्टनरशिप लॉ पढ़ा है, तो बार बार यही चीज़ आपको समझाई जाती है कि पार्टनरशिप जो है ना, वो पार्टनर्स के बीच के रिलेशनशिप को कहते हैं। पार्टनरशिप कहा जाता, पार्टनरशिप बिजनेस को नहीं कहा जाता, पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच के रिलेशनशिप को कहा जाता है। अगर वो रिलेशनशिप किसी वक्त पर एंड हो गया ना, तो पार्टनर्स का पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी। चाहे बिजनेस भले से चलता रहे, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस को नहीं, उनके आपस के रिलेशनशिप को कहते हैं, अगर किसी ने लीगल डेफिनेशन पढ़ी है तो रिलेशनशिप तो भाई देखो बहुत सारी रीजंस की वजह से एंड हो सकता है। 3 पार्टनर हैं, कोई एक पार्टनर चला गया तो रिलेशनशिप 3 लोगों के बीच एग्जिस्ट करता था, अब 2 ही रह गए, तो रिलेशनशिप तो एंड हो गया ना, तो पार्टनरशिप एंड हो गई। अब नई पार्टनरशिप 2 लोगों के बीच में चलेगी। तो इसी वजह से पार्टनरशिप भी क्या है भाई, एक
लैक करती है, कंटिन्यूटी लैक करती है। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो आप लोगों को क्या करना है, बस एक सिंपल सी बात याद रखें, बेस समझना है। बेस ओनर, अच्छा सिंगल ओनर, फैमिली में को पार्टनर, वहाँ पार्टनर, बस ऐसे ऐसे पॉइंट देखकर बातें करनी है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है, और वीडियो को रोकने के बाद आप सबको ना ये सारे बेसिस वाले पॉइंट देखने और अपने आप से ही पूछना है कि बताओ वहाँ पर क्या आना चाहिए। कोई रट्टा नहीं मारना है यहाँ पर, बस अपने आप से ही पूछना है कि क्या आना चाहिए। अब बेटा देखो, इस चैप्टर में ना पढ़ने के लिए एलएलपी, पार्टनरशिप और कंपनी, ये तीनों फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रह जाते हैं। देखो ऐसा है, मैं आपको एक बात बोलता हूं, आप इन तीनों को ना, अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं तो आपने जब बिजनेस लॉ का टॉपिक पढ़ा होगा ना, बिजनेस लॉ का, तो वहां पर आपने एलएलपी एक्ट पढ़ा है, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, कंपनीज एक्ट पढ़ा है। अगर आपने ये सब पढ़ा हुआ है ना अपने अपने रिस्पेक्टिव एक्ट में, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आपको दोबारा से इस चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एलएलपी क्या है वहां बहुत डीप में डिस्कस है, पार्टनरशिप क्या है बहुत डीप में डिस्कस है, कंपनी क्या है बहुत डीप में डिस्कस है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अगर आपने इसे इनके रिस्पेक्टिव एक्ट में पढ़ लिया ना, तो यहाँ पर इसे पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लिखा हुआ है उसके कंपैरिजन। लेकिन फिर भी अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली इनके एक्ट से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनी हुई हैं हमारे चैनल पर, आप एलएलपी एक्ट की, पार्टनरशिप एक्ट की और कंपनीज एक्ट की इंट्रोडक्शन वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ पर ये सारी बातें कवर हो जाएंगी। ठीक है जी। और अदरवाइज आप ये ऑलरेडी अपना अपना एक्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आपने वहाँ पढ़ी हैं वो मोर देन इनफ है इसके पर्सपेक्टिव से। अब आप इजीली इस चैप्टर के अंदर इसके एमसीक्यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।